मेन पॉइंट ये है कि कोई भी फैमिली मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बैंकरप्ट नहीं होती। सर सर्जरी 2 लाख बट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। तो सवाल ये है, अगर हमारे पास आयुष्मान भारत जैसी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है तो फिर इतने लोग गरीबी में क्यों जाते हैं? दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कहानी सुनिए। मुंबई में रहने वाला रमेश एक मिडिल क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 32 ईयर्स का है, 8 लाख रुपए सैलरी कमाता है, EMI पे कर रहा था, बच्चों की फीस दे रहा था, बस नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ चल रही थी। एक ट्यूसडे की सुबह जब उसकी मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही थी तब उनको सडनली चेस्ट में पेन हुआ। 15 मिनट में बेहोश हो गई तो एम्बुलेंस को बुलाया, नियरेस्ट जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 घंटे वेट करना होता। इमरजेंसी में डॉक्टर ने देख के बोला कि मैसिव हार्ट अटैक है, इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी करना होगा, डिले करोगे तो डेंजरस हो सकता है। रमेश ने वही कहा जो हर मिडिल क्लास इंसान पूछता है, डॉक्टर साहब कितना खर्चा आएगा? अप्रॉक्सीमेटली 3-4 लाख बट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ICU, मेडिसिन, टेस्ट, ये सब मिला के 6 से 8 लाख तक जा सकता है। रमेश की पूरी लाइफ सेविंग सिर्फ 3 लाख रुपए, क्रेडिट कार्ड का लिमिट 2 लाख। 4 दिन बाद बिल आता है 18,73,000। ICU के चार्जेस 8 लाख, टेस्ट जो नॉर्मल हॉस्पिटल में 500 रुपये में हो जाते हैं और यहाँ पे 5,000 रुपये चार्ज किए थे। इमरजेंसी में 2 एक्स्ट्रा स्टंट लगाए, जरूरत थी या नहीं ये पता नहीं। रमेश की पूरी दुनिया हिल गई। घर की ज्वेलरी 4 लाख में बेची, रिश्तेदारों और दोस्तों से लोन लेके 6 लाख रुपए अरेंज किया। क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी तो 24% इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन लिया और जो EPF था उसे भी विड्रॉ करना पड़ा। आज 2 साल बाद भी रमेश वो उधार चुका रहा है। बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी में भर्ती करवाया। उसने जो रिटायरमेंट की प्लानिंग करी थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होगी। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, हर 30 सेकंड में एक इंडियन फैमिली इसी ट्रैप में फंस जाती है। जीरोधा के नितिन कामत ने 2024 में वार्न किया था कि मोस्ट इंडियंस आर जस्ट 1 हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी, और वो बिल्कुल सच कह रहे थे। गवर्नमेंट कहती है कि हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो रहा है, लोगों का पर्सनल खर्चा कम हो रहा है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। हर साल 5.5 करोड़ इंडियंस सिर्फ मेडिकल बिल्स की वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इंडिया के हेल्थ केयर इंडस्ट्री बूमिंग है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ रही है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इसका जवाब इतना शॉकिंग है कि मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आपका हेल्थ केयर सिस्टम पे से भरोसा कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। देखो, जब भी सरकार हेल्थ केयर की बात करती है एक मैजिक नंबर दिखाते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी अपनी जेब से होने वाला खर्चा। सिंपल टर्म्स में समझे कि इसका मतलब जो पैसे आप डायरेक्टली हॉस्पिटल को देते हो बिना इंश्योरेंस के, एक सिंपल ब्लड टेस्ट से लेकर मेजर सर्जरी तक, जो भी आप अपनी पॉकेट से पे करते हो। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का क्लेम है कि इंडिया में जो लोग अपनी जेब से खर्चा करते हैं वो सिर्फ 39.4% रह गया टोटल हेल्थ स्पेंडिंग का। इसका मतलब गवर्नमेंट सक्सेसफुल है, राइट? गलत। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स नंबर्स को ट्विस्ट करते हैं। जब गवर्नमेंट अपनी हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ाती है तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। इसका मतलब जो आप पैसे अपनी जेब से खर्चा करते हो उसका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम दिखने लगता है, इवन इफ आप ज़्यादा पैसे क्यों ना खर्च कर रहे हो। चलिए रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग 100 रुपये था, आपका पर्सनल एक्सपेंसेस 50 रुपये, यानी कि 50%। बाद में टोटल स्पेंडिंग 20 रुपये हो गया और आपका पर्सनल एक्सपेंसेस 80 रुपये, यानी कि 40%। मतलब परसेंटेज तो कम दिखा बट आपका एक्चुअली खर्चा 50 से 80 हो गया। लेकिन ये सिर्फ मैथमेटिकल ट्रिक है, असली डेटा देखो। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड मेडिकल एक्सपेंसेस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, स्पेशली रूरल और अर्बन एरियाज में। SRI के 2025 के सर्वे ने कंफर्म किया कि इंडियंस में मेडिकल एक्सपेंसेस का स्ट्रेस 2024 में पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। WHO और वर्ल्ड बैंक की जॉइंट रिपोर्ट भी यही कहती है कि दुनिया में जितने लोग मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से पॉवर्टी में जाते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा तो सिर्फ इंडिया से हैं। सोच कर देखो, 55 मिलियन इंडियंस हर साल सिर्फ मेडिकल बिल्स की वजह से गरीबी में चले जाते हैं। ये पूरी मुंबई और दिल्ली की कंबाइंड पॉपुलेशन के बराबर है। और ग्लोबल कंपैरिजन देखो तो और भी बुरा लगता है। इंडिया में गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग GDP का सिर्फ 1.84% है, जबकि बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में एवरेज 6% है और रिच कंट्रीज़ में तो ये 7 to 9% तक होती है। तो सवाल ये है, अगर हमारे पास आयुष्मान भारत जैसी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है तो फिर इतने लोग गरीबी में क्यों जाते हैं? इसका जवाब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रियलिटी में छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रियलिटी। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में सुबह 5 बजे का सीन देखो। 500 लोग ऑलरेडी क्यू में खड़े, रजिस्ट्रेशन काउंटर 9 बजे खुलेगा। OPD अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर है वो 1000 से ऊपर चला जाता है डेली। एक सिंपल ब्लड टेस्ट के लिए मिनिमम 4 घंटे वेट करना पड़ता है। एम्स दिल्ली का हाल तो और भी ख़राब है। हर रोज़ 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, लेकिन प्रॉपर डॉक्टर और पेशेंट रेशियो मेंटेन करना इम्पॉसिबल है।
इसका मतलब एक पेशेंट को एवरेज 2 से 3 मिनट का टाइम मिल पाता है। MRI अपॉइंटमेंट के लिए 3 से 4 महीने तक वेट करना पड़ता है और ICU बेड के लिए तो रिश्वत तक देनी पड़ती है। Tier 2 सिटीज़ में भी हालत कुछ ठीक नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओवरक्राउडेड हैं, पेशेंट्स को कभी फ्लोर पे तो कभी कॉरिडोर्स में एडमिट करना पड़ता है और एक बेड पर तो 2-3 पेशेंट को रखना पड़ता है। लखनऊ में एक लेडी डॉक्टर ने बताया कि हम दिन में 200 से ज़्यादा पेशेंट्स देखते हैं, प्रॉपर एग्जामिनेशन इम्पॉसिबल है, प्रिस्क्रिप्शन लिखने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट का भी बुरा हाल है, एक्सरे मशीन्स काम नहीं कर रही। बहुत बार तो ऐसा होता है बेसिक पैरासीटामोल जैसी टैबलेट्स फार्मेसी में अवेलेबल नहीं होती और ब्लड बैंक में हमेशा शॉर्टेज रहती है। रूरल एरियाज़ में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे हमेशा डॉक्टर्स की शॉर्टेज रहती है, नर्सेस नहीं है, लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट खाली पड़ी हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इवन बेसिक ट्रीटमेंट्स के लिए भी। लेकिन वेट, अगर गवर्नमेंट सिस्टम इतना ही ख़राब है तो आयुष्मान भारत में जो वो 55 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं उनका क्या हुआ? अब मैं आपको आयुष्मान भारत स्कीम की डार्क रियलिटी बताता हूँ। लॉन्च करते टाइम बड़ा प्रॉमिस था कि 55 करोड़ बेनिफिशियरीज को कवर करेंगे, बॉटम 40% पॉपुलेशन को हेल्प मिलेगी, 5 लाख तक का कवरेज मिलेगा। साउंड्स अमेजिंग राइट, बट रियलिटी कुछ और ही है। इसमें एक बहुत बड़ा गैप है जिसे द मिसिंग मिडिल कहते हैं। ये 30 से 35 करोड़ वो लोग हैं जो इतने गरीब नहीं कि आयुष्मान भारत के लिए एलिजिबल हो जाएं और इतने अमीर भी नहीं है कि प्राइवेट इंश्योरेंस अफोर्ड कर सके। ये लोग एक पॉलिसी वैक्यूम में हैं जिसकी वजह से उनके पास कोई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ही नहीं है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी सैलरी 8 लाख रुपए, उसका एग्जाम्पल ले लो। आयुष्मान भारत नहीं मिलता क्योंकि उसकी इनकम क्राइटेरिया से ज़्यादा है, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस प्रीमियम इतना हाई है कि अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। ये परफेक्ट मिडिल क्लास ट्रैप है, ना गरीब इनफ फॉर गवर्नमेंट स्कीम, ना अमीर इनफ फॉर इजी प्राइवेट इंश्योरेंस। शॉकिंग सर्वे का डेटा देखो, सेमी रूरल और रूरल इंडिया में 70% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। इसमें से 55% को तो पता भी नहीं है कि इंश्योरेंस क्या होता है। आयुष्मान भारत की पहली प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एडमिशन कवर करता है, ना रेगुलर चेकअप्स कवर करता है, ना मेडिसिन जो कि ट्रीटमेंट का अप्रॉक्स 70% खर्चा होता है, ना टेस्ट और स्कैन्स कवर होती है और ना ही इमरजेंसी ओपीडी विजिट्स। मतलब अगर आपको डायबिटीज़ है, मंथली मेडिसिन और चेकअप्स का खर्चा आपको ही करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम है हॉस्पिटल सिलेक्शन लिमिटेड है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आयुष्मान भारत एक्सेप्ट करने वाले कम हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं उनकी क्वालिटी क्वेश्चनेबल है। मुझे एम्स में प्रदीप जी मिले जिन्होंने बताया कि उनकी वाइफ का गॉलस्टोन का ऑपरेशन होना था। उनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड था, सरकारी हॉस्पिटल गए थे, लेकिन वहाँ पे 6 महीने का वेटिंग मिला। मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आयुष्मान का रेट कम है, एक्स्ट्रा 50,000 कैश दो। एंड में लोन लेके ऑपरेशन करवाना पड़ा, कार्ड का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तीसरी प्रॉब्लम है फ्रॉड एंड करप्शन। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 3.5 लाख फ्रॉडलेंट क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया है और 1114 हॉस्पिटल्स को स्कीम से बाहर निकाला गया है। हॉस्पिटल्स फेक बिल्स बनाते हैं, अननेसेसरी प्रोसीजर्स रिकमेंड करते हैं, नकली सर्जरीज रिपोर्ट करते हैं। लेकिन असली विलेन कौन है? प्राइवेट सेक्टर। इंडिया में 70% हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर हैंडल करता है, लेकिन रेगुलेशन ऑलमोस्ट जीरो है। कॉमन प्राइवेट हॉस्पिटल के स्कैम्स देखो। पैकेज डील्स में कहते हैं सर सर्जरी 2 लाख, बट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। सिंपल फीवर के लिए 20 टेस्ट रिकमेंड करते हैं। इमरजेंसी प्रेशर बनाते हैं कि ऑपरेशन अभी करना होगा, नहीं तो हम कोई गारंटी नहीं दे रहे। रूम रेंट, नर्सिंग चार्जेस, मेडिसिन मार्कअप, इन सबको ऐड करके बिल डबल हो जाता है। डॉक्यूमेंटेड केसेस दिखाते हैं कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स मेडिसिन के प्राइस को बढ़ाकर बेचते हैं। बेसिक मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल और दूसरी दवाइयों को 10 से 20 गुना ज़्यादा चार्ज करते हैं। हॉस्पिटल में मंथली रेवेन्यू टारगेट्स होते हैं। डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर होता है अननेसेसरी प्रोसीजर्स रिकमेंड करने का। प्रेगनेंसी के केस में ज़बरदस्ती सी सेक्शन रिकमेंड करते हैं। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? इंटरनेशनल एग्जाम्पल से देखते हैं, क्योंकि अदर कंट्रीज़ ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यूके का NHS मॉडल कंप्लीट फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, जहां टैक्स से फंडिंग होती है और बर्थ से लेकर डेथ तक फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। इमरजेंसी से लेकर ट्रीटमेंट तक कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन सिर्फ 9.35 पाउंड यानी कि लगभग 900 रुपये में मिलती है, बाकी सब फ्री है। जर्मनी का जो मॉडल है वो मैंडेटरी इंश्योरेंस फॉलो करता है, जहां हर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कंपलसरी है और एम्प्लॉयर इंश्योरेंस का 50% प्रीमियम पे करता है। इंश्योरेंस का प्रीमियम इनकम के अकॉर्डिंग लगता है, हेल्थ रिस्क के अकॉर्डिंग नहीं। डेंटल हो या मेंटल हेल्थ सब कवर होता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि आर्या वहाँ के सिस्टम परफेक्ट नहीं है, फ्लॉज वहाँ के सिस्टम में भी है। यूके में वेट टाइम ज़्यादा होते हैं, जर्मनी काफ़ी एक्सपेंसिव है। बिल्कुल सही बात है, हर सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं। यूके में नॉन इमरजेंसी सर्जरी के लिए वेट करना पड़ता है, जर्मनी में टैक्सेस हाई हैं, बट मेन पॉइंट ये है कि कोई भी फैमिली मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बैंकरप्ट नहीं होती।
चलो इंडिया के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इमीडिएट एक्शन प्लान के पहले फेज़ में मिसिंग मिडिल को इंश्योरेंस कवरेज में ऐड करना होगा, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑनलाइन करना होगा और बेसिक मेडिसिन पर प्राइस कैप लगाना होगा। केरला के मॉडल से सीख सकते हैं, जहां लोकल लेवल पर पब्लिक हेल्थ को स्ट्रेंथन किया गया, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी लोएस्ट इन इंडिया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाईएस्ट है और मेडिकल बैंक्रप्सी केसेस भी सिग्निफिकेंटली लो है। थाईलैंड का एग्जाम्पल देख लो, जहां 2001 में यूनिवर्सल कवरेज स्कीम लॉन्च किया गया, हर सिटीजन कवर्ड है और मेडिकल बैंक्रप्सी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई है। इंडिया का हेल्थ केयर क्राइसिस इनएविटेबल नहीं है, ये पॉलिसी चॉइसेस का रिजल्ट है। गवर्नमेंट नंबर्स और रियल एक्सपीरियंस में ह्यूज गैप क्लियरली प्रूव करता है कि करंट सिस्टम हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड कॉमन इंडियंस। कड़वी सच्चाई ये है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि आम इंसान सफ़र कर रहा है। एट द एंड आई फील हेल्थ केयर शुड बी ए राइट, नॉट ए प्रिविलेज। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल ने कभी आपको ओवरचार्ज किया है? कमेंट्स में बताओ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।